नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते पूरे 6 महीने हो गए हैं। इन 6 महीनों में ना जाने कौन से उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं। आप लोगों ने भी फेस किए होंगे और हम लोग तो इस कंडीशन में पहुँच चुके हैं कि अपना रहना सहना खाना पीना उस सब की चिंता हमें अब बहुत सताने लगी है। कारण आप लोग जानते ही हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मतलब लगभग क्या बोलूं, 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फीस पे नहीं की है। क्या हम लोग इसमें रहेंगे? क्या हम लोग बिना सैलरी के काम कर सकते हैं? क्या हम लोगों की अपनी ज़रूरतें नहीं हैं? क्या हम लोग इस कंडीशन को फेस नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी जो डेली नीड्स हैं वो पूरी नहीं होनी चाहिए? हमारे पास कमाई का और साधन है क्या? क्या हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम बैठे बैठे बिना किसी कमाई के बिना किसी सैलरी के काम कर सकते हैं? थोड़ा सोचो और देखो कि मतलब यदि आप लोग फीस पे नहीं करेंगे तो हम लोगों को सैलरी कहाँ से मिलेगी? हम लोग कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे? अभी तक हमारे मैनेजमेंट ने बहुत मुश्किल से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। जितना उनसे हो सकता है उतना उन्होंने किया है, लेकिन अब तो उनके पास भी उतना फंड नहीं है कि वो अपने टीचर्स को सैलरी दे पाएँ। तो मुझे लगता है आप इस कंडीशन को समझने के लायक इतने बड़े तो हो चुके हो कि आपको इस बात की समझ तो ज़रूर होगी कि यदि आप लोग फीस पे नहीं करेंगे तो आपके टीचर्स कैसे सरवाइव करेंगे। ये मुश्किल दिन उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं। उनके लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बहुत से टीचर्स तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी नौकरी के सहारे बैठे हैं। यदि फीस नहीं होगी तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं होगी तो अपना वो जीवन यापन कैसे करेंगे। अब तो वो हालात हो चुके हैं, अब तो वो कंडीशन आ चुकी है कि हर किसी का मन अब इस टीचिंग लाइन से हटता जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम इस प्रोफेशन को जारी रखें, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कसक आ ही चुकी है कि जब किसी को हमारे काम की कदर नहीं है, कोई हमें जानता ही नहीं कि हमने कुछ काम किया है, हमने कुछ अपने बच्चों के लिए सोचा है, तो उसके आगे तो हम भी अब थोड़े से हाथ अपने डाल चुके हैं, अपने हथियार डाल चुके हैं। मतलब अब हम भी अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं। ऐसे हालातों में आपको खुद ये समझना होगा, आप खुद इतने समझदार हो चुके हो कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमारे टीचर्स को उनकी सैलरी मिले, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारी फीस पे कर दीजिए। अभी 1 टर्म हो चुका है, मतलब आपकी फर्स्ट टर्म पूरी हो चुकी है, पूरे साल का आधा सेशन हो चुका है, तो कम से कम आधे सेशन की फीस तो आप लोगों को पे करनी ही चाहिए। जरा पूछिए अपने पेरेंट्स से कि किस किस ने अपने बच्चों की फीस पे की है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, जिनको आप गुरु मानते हो, एक टीचर्स डे पे या गुरु पूर्णिमा पे ही उसको वो पूजते हो या मानो कि उनको वो रिस्पेक्ट देते हो? क्या वो सिर्फ 2 ही दिन हैं जब उन गुरु को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? क्या वो 2 ही दिन हैं जब गुरु को आप सम्मानित करोगे? क्या आपका अभी इस कंडीशन में फर्ज नहीं बनता कि आप ये जानो, ये समझो कि आपके टीचर्स किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनका सरवाइव करना कितना मुश्किल हो चुका है। अब रेंट पे रहते हैं, उनको मंथली रेंट देना है, अपने लोन, अपने कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। हर किसी का अपना एक बजट बना हुआ होता है। वो बजट तो खैर कब से टूट चुका है, वो बजट तो बिल्कुल डिसेबल हो चुका है, उस बजट का तो बात ही जाने दो। अब तो वो हालात आ चुके हैं
कि रेंट पे करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। कैसे वो मतलब सरवाइव करेंगे, वो खुद इस परेशानी में जूझ रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को समझ पाओगे और अपने अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि अपनी आपकी जो फीस है उसे जल्दी से जल्दी पे करें और आपके टीचर्स को, जिससे कुछ आर्थिक मदद मिल सके। अभी दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, सब मतलब आप हर तरह की आपकी ज़िंदगी में जाने कुछ बदलाव आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ चुके हैं। रेगुलर डेज में हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। जब स्कूलिंग के डेज होते तब हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती, लेकिन इतना टफ टाइम हो चुका है, ये इतना टफ टाइम आ चुका है कि इसमें हमें हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। और कुछ हो ना हो, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए उन्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश हम करते ही रहते हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये शायद माध्यम अच्छा नहीं है या ये तरीका अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अब अपनी बातों को विराम देते हुए आपसे बस इतनी सी ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए बोलोगे कि वो जल्दी से जल्दी आप लोगों की फ़ी पे कर दें। आधा सेशन हो चुका है, आधे सेशन की फ़ीस तो कम से कम आप लोगों को दे ही देनी चाहिए। क्या कोई ऐसा भी टीचर है जिसने कभी आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मना किया हो? अपनी हर प्रॉब्लम को, अपनी हर मुसीबत को साइड में रखकर वह आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते ही रहते हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उनके बारे में सोचें, उनके बारे में जानें? क्या आपने एक बार भी कोशिश की अपने टीचर्स को पूछने की कि आप कैसे हो, किन हालातों से गुजर रहे हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कभी नहीं। एक शिष्य, एक स्टूडेंट अपने टीचर का अभिमान होता है। एक एक स्टूडेंट, एक एक शिष्य अपने टीचर का अभिमान होता है, लेकिन वो अभिमान भी ना जाने कहाँ सोया पड़ा है। उस अभिमान को अपने टीचर की इतनी भी फिक्र नहीं है कि मेरा टीचर किस तरह से सरवाइव कर रहा है। खैर छोड़ो, बातें तो बहुत करने को है, दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी उन बातों को करेंगे। अपनी स्टडीज़ को हम बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 13, मंजिल दूर नहीं है। इस पाठ में विज्ञापन जगत के जाने माने गुरु, विज्ञापन यानी एड, जगत यानी वर्ड, एड वर्ड के जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, पटकथा होता है स्क्रिप्ट राइटर, लेखक, संवाद लेखक, डायलॉग राइटर, गीतकार प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे एड वर्ड के जाने माने गुरु, फेमस स्क्रिप्ट राइटर, संवाद लेखक, डायलॉग राइटर, गीतकार प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में जो हमें प्रेरणा देती है हर तरीके के अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह से अपने आप को हम निखार कर, अपने आप को संवार कर आगे तरक्की पा सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपने ये उक्ति तो सुनी ही होगी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने यही वो उक्ति है जिसको पूरी तरह से सच साबित करके दिखाया है, और ये सच साबित करके दिखाया है प्रसून जोशी ने, जिन्होंने अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से, अपनी क्रिएटिविटी के विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को कैसे छुआ जा सकता है। आसमान की ऊंचाइयां छूना भी कोई असंभव कार्य नहीं है। हम उस असंभव कार्य को भी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लगन, अपनी सच्ची निष्ठा से पा सकते हैं।
गौतम बुद्ध जी ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सच्ची लगन है और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा है, जिस किसी कार्य को करने के पूरी तरह से जब हम कर्तव्य निष्ठ हो जाते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम पूरी लगन लगा लेते हैं, पूरी अपना मतलब अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं, तो लक्ष्य, और इसको करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मंजिल दूर नहीं रहती, हमें सफलता मिलती ही है। हमें सफलता पाना हमारे लिए सफलता पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं रहता। ऐसा ही व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी का। ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी है प्रसून जोशी जी, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, जो आज एक फेमस हिंदी पोएट, गीतकार और पटकथा लेखक, स्क्रिप्ट राइटर और एडवर्ड के जाने माने गुरु हैं। प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते। उनके पिता का नाम श्री DK जोशी है। वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। प्रसून जोशी का जन्म हुआ था 16 सितंबर 1971 में। उत्तर भारत की स्टेट है उत्तराखंड, और वहाँ के अल्मोड़ा नामक स्थान पर उनका ये जन्म हुआ था। उनके बचपन के जो दिन थे अल्मोड़ा के बड़े ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते थे। उनके पिता का नाम DK जोशी है। वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीतिक विज्ञान की लेक्चरर हैं एवं ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों से अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं। उनके पिता का नाम है श्री DK जोशी, और वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त हैं। और उनकी माता सुषमा जोशी जी, जो कि पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में पिछले 3 दशकों से 10 डेकेड से अपने कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं, मतलब उनके माता पिता दोनों ही शास्त्रीय गायन में बहुत बढ़िया, उनका शास्त्रीय गायन बहुत बढ़िया है। प्रसून को मतलब शास्त्रीय गायन करते हैं, वो शास्त्रीय गीत गाते हैं। प्रसून को बचपन से परिवार में संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग के वातावरण में जीवन यापन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो यही जो माहौल था, यही जो घर का माहौल था, यही बचपन से परिवार में ये संगीत भरा, ये शास्त्रीय गायन भरा माहौल मिलने के कारण उनके परिवार से उन्हें संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग, जहाँ पर हम सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएटिविटी वे से किया जाता है, ऐसा जीवन उन्हें जीने का मौका मिला। उन्होंने 17 वर्ष की छोटी आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। वे केवल 17 वर्ष के ही रहे होंगे जब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मैं और वो उनकी पहली रचना थी। उन्होंने पहली रचना लिखी थी मैं और वो। BSc पास करने के बाद उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। पहले उन्होंने BSc पास की और उसके बाद भौतिक शास्त्र में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर मतलब MA। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश में MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से MBA की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने ये जान लिया, ये समझ लिया कि उनका जो लगाव है, उनका जो झुकाव है वो कला और संस्कृति की तरफ है। इसी लगाव को पहचानते हुए उन्होंने एडवर्ड में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ओगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली के वर्ल्ड फेमस विज्ञापन सेवा केंद्र ओगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। वर्ष 2002 में मुंबई पहुंचे। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में वे मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने और दिसंबर 2006 में उन्हें मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक का रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ कि आप मेरी कही हुई बातों को थोड़ा सा दिल की गहराइयों से सोचेंगे और उस पर अमल करते हुए अपने अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि आपकी फीस को वो जल्दी से जल्दी पे कर दें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।